हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उधार दिए हुए पैसे को कानूनी तौर पे कैसे वापस मिलेंगे। बहुत सारे लोग पैसा उधार में देते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, कस्टमर को, और फिर उनको वापस पैसा नहीं मिलता है। तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि सर कैसे इसको हम लोग रिकवर करें, ये उधार दिए हुए पैसे को वापस कैसे लाए, कैसे उसका वसूली करें। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि फिर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर कैसे कोर्ट जाए, कैसे केस फाइल करें, कौन सा एक्ट लगेगा, कितने दिन के अंदर में हम लोगों का पैसा आ जाएगा। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर इसमें क्रिमिनल केस करें या फिर सिविल केस करें, कैसे डिसाइड करें। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरह से यहाँ पे लॉ से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो चलो हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग बहुत सारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको हम लोग उधार दे देते हैं, बट वो रिटर्न नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? तो बहुत सारा तरीका है जैसे हम लोग मनी रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3-4 तरीके बताने वाला हूँ कि आप पैसा उस तरीके से रिकवर कर सकते हो। सबसे पहले लीगल नोटिस भेजो अपने अपोनेंट पार्टी को जिसने आपका पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो अब देखो लीगल नोटिस क्या होता है। बेसिकली हम लोग अपोनेंट पार्टी को नोटिस भेजेंगे और उस नोटिस में हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि आप पैसा रिटर्न नहीं करोगे तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। बेसिकली वार्निंग देते हैं कि आप रिटर्न नहीं करोगे तो मैं लीगल एक्शन लूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। और जब आप ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट करोगे तो ये ऑलवेज लॉयर और एडवोकेट के हेल्प से ही आप करना ड्राफ्ट, क्योंकि उनको कानून का ज़्यादा नॉलेज होता है। तो आप उनके हेल्प से करना। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जब भी आपका कोई पर्सन उधार ले और रिटर्न ना करे तो सबसे पहले आपको लीगल नोटिस भेजना है, ये ध्यान रखो। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है सर फिर भी नहीं रिटर्न करता, 15 डेज का आप टाइम देते हो, रिटर्न नहीं करता है तो आप क्या करोगे? तो अब सवाल ये आता है कि सर अब तो कोर्ट जाएंगे। तो कौन सा कोर्ट जाओगे? सिविल कोर्ट जाओगे या फिर क्रिमिनल कोर्ट जाओगे? कौन सा कार्रवाई करोगे? क्रिमिनल कार्रवाई करोगे या फिर सिविल कार्रवाई करोगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कार्रवाई करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले कार्रवाई समझना, प्रोसीडिंग इंग्लिश में बोलते हैं। कौन सा प्रोसीडिंग करेंगे हम लोग, इसको समझने के लिए ये देखो, प्रोसीडिंग डिपेंड करेगा आपके केस पे। ये अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा प्रोसीडिंग। यहाँ पे देखो, ये रहा बी और ये रहा ए। बी को ए बोलता है बी को, भाई मुझे ना घर बनाना है, 1 लाख रुपए दे दो। और बी बोलता है ठीक है तुम्हें घर बनाना है तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। और बी उसको 1 लाख रुपए ए को दे भी देता है। चलो वेरी गुड। और यहाँ पे ए का जो इंटेंशन है, इसका जो इंटेंशन है वो अच्छा है। बोला कि यार मेरे सैलरी आएंगे ना तो मैं तुम्हें 6 मंथ में पैसा लौटा दूंगा। बट ये पर्सन 6 मंथ में पैसा नहीं लौटाता है। और ये जो 1 लाख रुपए इसको दिया था, ये घर बनाने के लिए एक्चुअली पैसा मांगा था बी से, और ये घर भी बनाता है। इसका इंटेंशन था कि मुझे घर बनाना है, घर बनाने के बाद 6 मंथ के बाद मैं तुम्हें 1 लाख रुपए लौटा दूंगा। बट ये किसी भी रीजन बस पैसा नहीं लौटाता। बट जो इसका इंटेंशन था कि घर बनाना है और ये घर भी बनाया। एक केस आपके सामने ये है, इसका इंटेंशन यहाँ पे ठीक है। और दूसरा केस देखो, ए है एंड बी है। यहां पे फिर सेम देखो, ए बोलता है बी को भाई मुझे घर बनाना है, 1 लाख रुपए दे दो। बी बोलता है ठीक है तुम्हें घर बनाना है, कितने दिन में लौटाओगे? तो ये बोला कि भाई मैं तुम्हें 6 महीना में पैसा वापस कर दूंगा। तो बी 6 महीना सुन के इसको 1 लाख रुपए दे देता है ए को घर बनाने के लिए। लेकिन ए क्या करता है, इसका कोई प्लान ही नहीं था घर बनाने का। ये 1 लाख रुपए लेता है अपने बिजनेस में और बहुत सारे कुछ में ये 1 लाख रुपए लगा देता है, लेकिन घर नहीं बनाता है। जब 6 मंथ हो गया तो बी बोला कि भाई तुमने बोला था पैसा दोगे, तुमने तो पैसा दिया ही नहीं। इसका जो इंटेंशन है देखो यहाँ पे, इसका इंटेंशन क्या है, पैसा नहीं देंगे। और 6 मंथ बीत गया, 7 मंथ, 8 मंथ, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और ये पैसा लौटा के नहीं दे रहा है। और इसको घर बनाने के लिए पैसा दिया था, घर नहीं बना रहा। तो ये जो ए है, ये बी के साथ क्या किया देखो, इसका जो ट्रस्ट था उसको भी तोड़ दिया।
ट्रस्ट को भी ब्रीच किया यहाँ पे, और इसके साथ चीटिंग किया कि नहीं, इसको पैसा दिया था घर बनाने के लिए, ये बिजनेस में लगा रहा है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, चीटिंग भी हो रहा है। इसका इंटेंशन कैसा, फ्रॉड करने का इंटेंशन है कि नहीं। देखो ए का इंटेंशन कैसा है, फ्रॉड करने का, चीटिंग का है, बेईमानी करने का है। तो यहाँ पे जो इसका इंटेंशन है वो बैड इंटेंशन है, फ्रॉड करने का इंटेंशन है। तो ऐसा जब पर्सन का इंटेंशन होता है तो ये जो केस आपने अभी सुना, ये चला जाएगा क्रिमिनल मैटर में। वहाँ पे किसी कारण बस वो पैसा लौटा नहीं पा रहा था, लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था धोखा देना, चीटिंग करना उसका इंटेंशन नहीं था। पहला केस जो आपने पढ़ा था वहाँ पे बी का क्या सीन था, ये किसी कारण बस लौटा नहीं पा रहा था। तो जब बेसिकली फ्रॉड जब करेगा पर्सन, चीटिंग करेगा, डिसऑनेस्ट करेगा, इंटेंशन उसका गलत होगा, तो उस केस में हम लोग कौन सा, अब यहाँ पे जो प्रोसीडिंग चलेगा, देखो अब ये कोर्ट जाएगा, बी कोर्ट जाएगा, तो अब सवाल है सर ये कौन सा कोर्ट जाएगा, इसके साथ चीटिंग हो रहा, फ्रॉड हो रहा, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, तो ये जाएगा यहाँ पे, ये कौन सा कार्रवाई करेगा सर, ये क्रिमिनल कार्रवाई करेगा, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगा। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहाँ पे होगा, क्रिमिनल कोर्ट पे। तो इस केस में ये पर्सन क्रिमिनल कोर्ट जाएगा। अब क्रिमिनल कोर्ट में कैसे चलेगा वो थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा, अभी पहले हम लोग बात करेंगे सिविल का। तो देखो सबसे पहले सिविल प्रोसीडिंग कैसे चलेगा, जहां पे वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, पैसा लौटा नहीं पा रहा था, उसका इंटेंशन धोखा देना, चीटिंग करना नहीं था, किसी कारण बस वो पैसा नहीं लौटा पा रहा था। तो उस केस में क्या होगा, यदि आपके साथ भी ऐसा होता, कोई फ्रेंड्स फैमिली को आपने पैसा दिया वो वापस नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो तो चीटिंग नहीं कर रहा था आपके साथ, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप कैसे पैसा उससे वापस करोगे, सिविल प्रोसीजिंग हम लोग देखते हैं, सिविल तरीके से कैसे आप करोगे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल याद करो, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में क्या हुआ था, बी ए को पैसा दिया था और ए रिटर्न नहीं कर पा रहा था पैसा ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन यहां पे ये चीटिंग नहीं किया था। तो अब बताओ यहाँ पे पैसा किसको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पीड़ित कौन है, यहाँ पे पीड़ित तो सर बी है, तो बी हो गया प्लेंटिफ। जो पीड़ित होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी, और कोर्ट ऑलवेज कौन जाता है, एग्रीव्ड पार्टी, इसको ध्यान रखना। तो जो पीड़ित होते हैं वही कोर्ट जाते हैं, जो विक्टिम होता है वही ना कोर्ट जाएगा। तो ये बी हो गया एग्रीव्ड पार्टी, ये कोर्ट जाएगा, और हम लोग जो कोर्ट जाता है एग्रीव्ड पार्टी जो, अब देखो आपने सुना होगा केस फाइल कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया, तो क्रिमिनल में कंप्लेंट होता है, और जो केस फाइल हम लोग सिविल मैटर में करते हैं, सिविल नेचर के केस में जो हम लोग केस फाइल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये बी फाइल करेगा सूट। सूट कहाँ फाइल करेगा, सिविल नेचर का केस है तो सिविल कोर्ट में सूट फाइल होगा, सिंपल। और जो सूट फाइल करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ। तो यहाँ पे सर बी जो है, बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ सूट फाइल होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिफेंडेंट। तो यहाँ पे ए कहलाएगा डिफेंडेंट। अब देखो यहाँ पे जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलेगा, कोर्ट में एक सूट फाइल हो गया, अब जो प्रोसीडिंग चलेगा कोर्ट में क्या कैसे चलेगा प्रोसीडिंग, तो हमारे पास जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये लॉ है, और इसमें हमारा सारा प्रोसीडिंग लिखा हुआ है कि कैसे प्रोसीडिंग चलेगा सिविल कोर्ट में। अब देखो सूट जो यहाँ पे फाइल करेंगे हम लोग, तो ये जो बी फाइल करेगा सर, कौन सा सूट फाइल करेगा, तो यहाँ पे सूट फाइल ऑलवेज आपको, आपके साथ जब भी पैसा आप जिसको दिए रिटर्न नहीं कर रहा, तो आप कौन सा सूट फाइल करोगे, इसको ऑलवेज ध्यान रखो, आपको सूट फाइल करना है समरी सूट। ये ऑलवेज ध्यान रखना, आपको कौन सा सूट फाइल करना है, समरी सूट। यहां पे देखो ये जो समरी सूट है ना, हमारा जो प्रोसीडिंग चलता है सीपीसी के ऑर्डर 37 में होता है सूट, ये सूट आपको फाइल करना है। अब सवाल है सर समरी सूट क्यों, वाई समरी सूट क्यों फाइल करेंगे हम लोग, तो समरी सूट फाइल करने के पीछे 2-3-4 रीजन है। देखो इसका नाम ही से क्लियर हो रहा है, समरी मीन्स याद करो क्या होता था, यहाँ पे सिंपल आपको ये ध्यान रखना, यदि कोई पर्सन आपका पैसा लिया रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपको समरी सूट फाइल करना है।
और समरी सूट क्यों फाइल करते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये सूट फाइल करने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए रिटेन फॉर्म में, जैसे कि मतलब प्रोविजरी नोट हो गया, पेपर पे स्टाम्प पेपर, एग्रीमेंट किसी गवाह के सामने यदि आपने किसी को पैसा दिया है, फिर चेक से दिया है या फिर बैंक ट्रांसफर किया, तो ये कुछ ना कुछ एविडेंस आपके पास होना चाहिए, तो ही आप ये फाइल करना। और समरी सूट फाइल करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको पहले लीगल नोटिस भेजना ही पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं होता है, ध्यान रखना। पैसा नहीं दे रहा आपका, कोई रिटर्न नहीं कर रहा है पैसा, सिंपली जाके आप कोर्ट में जाके समरी सूट फाइल कर दो, बात खत्म। अब समरी सूट क्यों फाइल करेंगे, सबसे पहले ये समरी सूट नाम से क्लियर है, समरी, तो इसमें जो प्रोसीडिंग चलता है, ये जो ऑर्डर 37 में जो समरी सूट है, इसके प्रोसीडिंग जो चलता है वो समराइज होता है, प्रोसीडिंग छोटा होता है। नहीं तो आप जनरली देखते हो 5 साल 7 साल केस चलते रहता है कोर्ट में, लेकिन ये सूट जब फाइल करोगे तो इसमें प्रोसीडिंग छोटा है ना, समराइज किया हुआ है, तो टाइम बहुत कम लगता है। 6 मंथ से 1 साल के अंदर में आपका जजमेंट आ जाएगा, डिसीजन डिक्री पास कर देगा कोर्ट। तो इसीलिए हम लोग समरी सूट फाइल करते हैं सिविल मैटर में, ध्यान रखना। इससे आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। और अब सवाल एक ये आता है कि सर ये समरी सूट कितना दिन में फाइल करेंगे। तो सपोज कर लो मैंने आपको पैसा दिया और आपको मैंने टाइम पीरियड दे दिया 6 मंथ का, और मेरा 6 मंथ पूरी गया 6 मार्च को, तो 6 मार्च के बाद से लेके 3 साल तक, 3 ईयर तक, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट आप 3 साल तक कभी भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब सवाल है कि सर सूट फाइल कहाँ करेंगे। अब आप जो ये बोल रहे हो सर सूट फाइल, ये जो सूट फाइल है कहाँ पे होगा। देखो ये डिफेंडेंट जिस एरिया में रहता है आप वहाँ के कोर्ट में कर सकते हो, या फिर जहाँ पे आप लोगों ने ये एक्शन किया था, जहाँ पे आप लोगों ने पैसा दिया था, वहाँ पे भी सूट फाइल कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर पिकुलर जुरिसडिक्शन जहाँ होता है हाई कोर्ट का, वहाँ भी कर सकते हो। बेसिकली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का, उसमें भी आप कर सकते हो। आई होप बहुत सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप सिविल प्रोसीडिंग में सूट फाइल करोगे, समरी सूट, तो वहां पे आपको क्लेम जब करोगे तो वहां पे ध्यान रखना, जो भी आपका डैमेजेस कंपनसेशन की जब आप क्लेम करोगे तो जो भी आपका लॉस हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट आप क्लेम करना। लिमिटेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया कि सूट कितने दिन के अंदर आप फाइल कर सकते हो, 6 मंथ के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये PDF भी आपको मिल जाएगा, यदि आपको पढ़ना होगा बाद में तो आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा PDF का, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट ड्यू डेट से, ध्यान रखना, लास्ट ड्यू डेट से 3 साल तक में आप कभी भी सूट फाइल कर सकते हो सिविल कोर्ट में। फिर जैसे कोर्ट में आप सूट फाइल किए, कोर्ट जो आपका डिफेंडेंट है, आपका जो अपोनेंट पार्टी है, उसको कोर्ट समन करेगी और उसको 10 डेज के अंदर में कोर्ट में, बेसिकली उसको जब समन जाएगा तो फिर उसको कोर्ट जा करके अपेयर होना पड़ेगा। फिर कोर्ट उसको डिक्री पास करेगी, आपका जजमेंट करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल नेचर का केस में क्या करोगे आप। सेकंड वाला एग्जांपल आप याद करो, वहां पे क्या हुआ था, वो पर्सन क्या कर रहा था, धोखा दे रहा था, चीटिंग कर रहा था, उसका जो ट्रस्ट था ना उसको तोड़ दिया था, वो ट्रस्ट तोड़ रहा था। तो अब बताओ यहाँ पे क्या सब हो रहा था, आपको भी मैंने बताया था। सेकेंड वाला एग्जाम्पल याद रखो, वहां पे जो वो पर्सन था ना, वो उसके साथ क्या कर रहा था, उसका ट्रस्ट को तोड़ रहा था। उसके बाद आपने देखा कि बेईमानी कर रहा था, वो चीटिंग कर रहा था। तो ये जो बेईमानी हो गया, चीटिंग हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, ये सारा क्या है, ऑफेंस है। हमारे देश में ये सब यदि आप करते हो, ये सब अपराध यदि करते हो, तो इसके लिए पनिशमेंट अवेलेबल है। और ये पनिशमेंट किस किस सेक्शन में, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 403 आपको क्या डिसऑनेस्ट, 400, ये सारा पनिशमेंट आपको यहाँ पे जो सेक्शन मैंने लिख के रखा है आपको उसमें मिल जाएगा। अब देखो हमारे देश में एक होता है IPC, एक होता है CRPC। IPC बेसिकली लॉ है जिसमें कि पनिशमेंट अवेलेबल, हमारे देश में जितना भी अपराध होता है ना, वो सारा अपराध किसमें मेंशन करा गया है, IPC। जब आप IPC पढ़ोगे तो आपको सारा ऑफेंस मिल जाएगा इसमें। CRPC जब आप पढ़ोगे तो जैसे कि अभी आपने देखा ना क्रिमिनल कोर्ट में कैसे, कब सूट फाइल होगा, कब समन होगा, क्या कैसे होगा, ये सारा प्रोसीजर कहाँ पे आपने देखा, CPC में देखा ना, सिविल प्रोसीजर कोड में देखा ना। तो उसी तरह से क्रिमिनल मैटर को, क्रिमिनल नेचर का केस का प्रोसीडिंग के लिए हमारे देश में जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं CRPC।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये दोनों में बहुत सारा सेक्शन ऐसा अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग मनी को रिकवर कर सकते हैं। तो उसमें ये कुछ सेक्शन है, आप इसको एक बारी जब आप वकील के पास आओगे तो वो आपको समझाएंगे। और आपका जो केस है वो आपके केस पे डिपेंड करेगा कि आपके केस में कौन सा नेचर का केस है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा सेक्शन आपको लगना है। अब देखो, यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई पैसा ले लेता है, चीटिंग करता है आपके साथ, तो आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपको क्या करना, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवाना है। आपको सबसे पहले एफआईआर करवाओ, उसके बाद एफआईआर नहीं होता या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, उसके बाद आपका प्रोसीडिंग चालू हो जाएगा। ये सब सेक्शन लगेगा और आपको जजमेंट मिलेगा, डिसीजन मिलेगा। और एक तरीका मैं बताता हूं जिससे आप अपना मनी रिकवर कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर भी आप मनी को रिकवर करवा सकते हो। देखो, ये कोड का जो यूज़ है ना आज के टाइम में, जो हमारा कॉर्पोरेट फर्म्स है ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कॉर्पोरेट पर्सनस इस कोड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। जैसे कि सिविल मैटर में आप देखे थे ना, सीपीसी कोड था सिविल, और क्रिमिनल में आपने सीआरपीसी को देखा था। तो उसी तरह से आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और यदि मान लो कोई पर्सन है, कोई मान लो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जो कि लोन देता है, क्रेडिटर और जो डेटर जो लोन लेता है, यदि कोई डेटर रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्रेडिटर जाके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाके पिटीशन फाइल करता है। तो बेसिकली रिकवरी के लिए आप ये प्रोसीडिंग को भी अप्रोच कर सकते हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जाके भी आप। और ये जो अथॉरिटी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर चलता है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, NCLTC, ये जो अथॉरिटी है ये केस को डिस्पोज किसके अंदर करता है? तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर करता है। और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, और इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियोज़ लाऊंगा। आप मुझे कमेंट बताना कि आपको इस पे वीडियोज़ चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा आप मनी रिकवरिंग के लिए आप एक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर भी हम लोग मनी का रिकवरिंग करते हैं। तो उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, आप बताना आपको चाहिए तो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छा लगता है हम लोगों को लाइक मिलता है तो। और आपको किसी भी तरह का लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, और फॉलो कर लेना, लीगल एडवाइस फ्री मिल जाएगा। और ये मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, आप इस पे जाके मैसेज करके कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आराम से पूछ सकते हो। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।